नमस्कार साथियों, जय हिंद, वंदे मातरम, राम राम। मैं मिस्टर टी आर नायक आप सभी का कमांडो राजू मारवाड़ी यूट्यूब चैनल पर तहे दिल से हार्दिक स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं साथियों। तो प्यारे साथियों, चलिए आज हम बात करेंगे, यानी आज के सेशन में हम बात करेंगे साथियों राजस्थान की जो प्राचीन सभ्यता, यानी जो हमारे राजस्थान के अंदर साथियों जो अध्यापक शिक्षक भर्ती परीक्षा के अंदर हम बात कर सकते हैं, जैसे कि जो सेकंड ग्रेड है साथियों उसके अंदर, यानी वरिष्ठ अध्यापक के अंदर जो राजस्थान की प्राचीन सभ्यताएं जो पूछेंगे साथियों, जिसमें आपके कालीबंगा सभ्यता है, आहड़ सभ्यता है और आपके बेरहाट सभ्यता और गणेश्वर सभ्यता, इन चार सभ्यताओं के बारे में है जो कि टॉपिक दिए गए हैं। जिसमें साथियों मैं आशा करता हूं कि आप सभी ने है जो कि शानदार तरीके से जो क्लास ली होंगी साथियों, जो हम लोगों ने पढ़ी थी साथियों इससे पहले, है जो कि कालीबंगा सभ्यता के बारे में एक शानदार सी क्लास हम लोगों ने बनाई थी, उसके अंदर पढ़ा था। और आज के सेशन में हम बात करेंगे साथियों आहड़ सभ्यता के बारे में। किसके बारे में बात करेंगे साथियों, जैसा कि आप लोग है जो कि ये थंबनेल देख करके पता आपको लग गया होगा कि आज के सेशन में हम बात करेंगे राजस्थान की प्राचीन सभ्यताओं के अंदर आहड़ सभ्यता के बारे में आज के सेशन में पढ़ेंगे। इससे पहले कालीबंगा के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं साथियों। अगर आप लोगों ने वो क्लास नहीं ली है तो आप लोग इसी चैनल यानी कमांडो राजू मारवाड़ी जो हमारा यूट्यूब चैनल साथियों, इसी चैनल के अंदर जो प्लेलिस्ट है वहां पे साथियों राजस्थान जीके की जो भी पीडीएफ सारी जो वीडियो डाले हुए साथियों वहां पे आप लोग है जो कि जा करके देख सकते हैं। और आज की सेशन बहुत शानदार रहेगा साथियों। चलिए स्टार्ट करते हैं, बिना किसी देरी के सेशन को स्टार्ट करते हैं। अंत तक आप लोग को है जो कि शानदार तरीके से देखना है साथियों। साथ साथ आप लोग है जो कि नोट्स बनाते रहना, और अगर किसी कारण से आप नोट्स नहीं बना पा रहे हैं, कहीं और जगह बैठे हैं, तो आप अगर क्लास देख रहे हैं तो आप लोगों की जो कि टेंशन नहीं लेना है, क्योंकि साथियों जो भी यहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे वो पीडीएफ बनेगी साथियों। वो पूरी पीडीएफ आपको है जो कि निःशुल्क हमारा अपना टेलीग्राम चैनल कमांडो राजू मारवाड़ी को ज्वाइन करके वहां से आप लोगों को है जो कि पीडीएफ फ्री में प्रोवाइड है जो कि करवा दी जाएगी। चलिए साथियों बिना किसी देरी के सेशन को स्टार्ट करते हैं। चले अब हम देखेंगे साथियों, आज हम पढ़ेंगे आज के सेशन में किसके बारे में पढ़ेंगे साथियों, आहड़ सभ्यता के बारे में। आहड़ सभ्यता कहाँ की सभ्यता है भाई बताओ। चलो सभी के बारे में बहुत शानदार तरीके से डिस्कस करेंगे साथियों आज के सेशन में, राजस्थान की प्राचीन सभ्यताओं के बारे में। राजस्थान के जो भी प्राचीन सभ्यता है साथियों, जिनमें महत्वपूर्ण आपके चार सभ्यता है साथियों, कौन कौन सी है राजस्थान की प्राचीन सभ्यता। राजस्थान की प्राचीन, प्राचीन का मतलब क्या होता है साथियों, पुरानी सभ्यता। राजस्थान की प्राचीन सभ्यताएं, जिसमें साथियों हम लोगों ने कालीबंगा के बारे में पढ़ लिया। और अब हम किसके बारे में पढ़ेंगे, अब हम पढ़ेंगे आहड़ सभ्यता के बारे में। किसके बारे में पढ़ेंगे साथियों, आहड़ सभ्यता के बारे में पढ़ेंगे। आहड़ सभ्यता राजस्थान में इसका जो हम बात कर सकते हैं, ये कहाँ पे पनपी थी साथियों, या फिर इसके जो अवशेष है वो राजस्थान के अंदर कहाँ मिले हैं, इसके बारे में अगर बात करें साथियों तो आपका जो राजस्थान के अंदर एक डिस्ट्रिक्ट पड़ता है उदयपुर। कहाँ पे साथियों, उदयपुर। उदयपुर में है साथियों, कहाँ पे ये, उदयपुर जिले में। अब हम बात करें तो किस नदी के किनारे साथियों ये सभ्यता बसी थी, तो ये जो नदी आपके आयड़ नदी साथियों, कौन सी नदी है, उदयपुर के अंदर है साथियों आयड़ नदी। इनके बारे में थोड़ी अच्छे से बात करेंगे साथियों कि यहाँ की इसके अंदर जो खुदाई है वो कितने चरणों के अंदर की गई, या फिर हम कह सकते हैं सबसे पहले खुदाई किसने की, बाद में किसने की। तो यहाँ पे साथियों हम बात कर सकते हैं लगातार है जो कि कुल आपकी कितनी बार, 4 बार खुदाई की गई है साथियों। पहले किसने की, और इसके अंदर साथियों हम बात कर सकते हैं सबसे पहले जो प्रथम जो उत्खनन का जो साक्ष्य हम कह सकते हैं जो श्रेय है वो किनको दिया जाता है, और ये सभ्यता कितनी पुरानी सभ्यता है, और इस सभ्यता का जो काल है वो कौन सा काल रहा है साथियों। तो ये जो सभ्यता है आपके 1800 से हम कर सकते हैं साथियों 1800 BC, 1800 ईसा पूर्वी से 1200 ईसा पूर्वी तक की ये ताम्र युगीन सभ्यता मानी जाती है साथियों, क्योंकि यहाँ पे है जो कि तांबे के कुछ अवशेष मिले हैं साथियों। जो भी यहाँ पे जो बर्तन है, अस्त्र शस्त्र है, वो सभी तांबे के बने हुए थे साथियों। और खास तौर पे ये भी साथियों यहाँ पे तांबे को गलाने की जो भट्टियां हैं वो भी यहाँ पे मिली है साथियों। वो भी किसकी बनी हुई, तांबे की बनी हुई भट्टियां मिली है साथियों। चलो ये किस नदी के किनारे बसी हुई थी साथियों, आयड़ नदी। किस नदी के साथियों, आयड़ नदी। अब यहाँ पे एक बात करें थोड़ी सी हमें,
चलो अब देखते हैं साथियों, तो ये जो आयड़ नदी है साथियों, उदयपुर के अंदर साथियों हम बात करें, जैसे ये आपके कोई नदी है आयड़ नदी, ठीक है। अब ये आयड़ नदी कहां से निकलती है? ये आयड़ नदी है जो कि साथियों आपके उदयपुर में हम बात कर सकते हैं, जैसे आपके उदयपुर के उत्तर से, उदयपुर के उत्तर, जैसे ये उत्तर हो गया ना, यहां से पहाड़ियों से निकलती है साथियों, उदयपुर के उत्तर में पहाड़ियों से निकलती है साथियों, कहां से? गोगुंदा से। उदयपुर के उत्तर में गोगुंदा की पहाड़ियों से यह है जो कि नदी निकलती है। अब हम बात करें साथियों कौन सी नदी? आयड़ नदी। कहां से निकलती है? उदयपुर में साथियों उत्तर की तरफ में जो गोगुंदा है उनकी पहाड़ियों से ये जो नदी निकलती है, और ये आकर के कहां गिरती है? ये आकर के यहां गिरती है साथियों। कहां पे गिरती है? उदयपुर के अंदर, उदयपुर में उदय सागर जो झील है साथियों, किसमें? उदय सागर झील में आकर के गिरती है, उदय सागर झील में आकर के गिरती है। ये उदय सागर झील है साथियों, इसके अंदर आकर के ये नदी है जो कि आयड़ नदी गिरती है। और ये कहां से आती है? उदयपुर के उत्तर दिशा से हम बात कर सकते हैं, उत्तर साइड में जो गोगुंदा पड़ता है उनके अंदर जो वहां पे पहाड़ियां साथियों, उन क्षेत्र के अंदर जो पहाड़ियों से निकल करके आती है साथियों, उदयपुर के जो उदय सागर झील है उसके अंदर आके है जो कि मिल जाती है। तो साथियों यहां तक इसका जो नाम है वो आयड़ नदी था, और यहां आते ही साथियों इसका जो नाम है यहाँ पे आया जो कि इसका नाम आ गया बेड़च, बेड़च नदी इसका नाम रख दिया गया। यानी यहाँ आने पे इसका जो नाम है साथियों किस नाम से पुकारी जाती है? ये नदी है जो कि बेड़च नदी के नाम से पुकारी जाती है। और दूसरी बात साथियों, ये जो नदी किसकी सहायक नदी है साथियों? आयड़ नदी किसकी सहायक नदी? यानी ये है जो कि आगे जाके और पीछे से हम बात कर सकते हैं साथियों आपके बनास नदी की सहायक नदी मानी जाती है, बनास नदी की सहायक नदी है। यानी एक बार मैं स्ट्रक्चर आपको समझा रहा हूं साथियों, उसके बाद में इसको मिटा के और अच्छे से आपको नोट से बनवाऊंगा। यानी ये है जो कि दोस्तों हम बात कर सकते हैं जो आयड़ नदी के किनारे साथियों हम बात कर सकते हैं कौन सी सभ्यता? आहड़ सभ्यता जो कि बसी हुई थी। और ये जो आयड़ नदी है ये बनास नदी की सहायक नदी होने के कारण साथियों इस सभ्यता को आपके बनास संस्कृति के नाम से भी जाना जाता है, इसलिए साथियों इसको बनास संस्कृति के नाम से भी जाना जाता है। उसके बाद में हम बात करें साथियों तो ये जो सभ्यता है इसको ये भी कहा जाता है कि ये सभ्यता है जो कि साथियों आपके बेड़च और आयड़ नदी के किनारे बसी है साथियों। अगर ऐसा प्रश्न पूछ लिया जाए साथियों कि जो आहड़ सभ्यता है वो किस नदी के किनारे पली बड़ी है या फिर किस नदी के किनारे बसी हुई थी, अगर ऑप्शन में साथियों अलग आ जाए साथियों आपके आयड़ नदी, तो आपको ये करना है। अगर ये दोनों साथ में आ जाए तो साथियों आपको दोनों ये बिल्कुल राइट करना है साथियों, आयड़ और बेड़च नदी। क्यों? क्योंकि साथियों ये जो आपके नदी है साथियों ये गोगुंदा से हम कह सकते हैं साथियों उत्तरी दिशा जो आपके उदयपुर के उत्तर दिशा से साथियों निकल करके आती है साथियों, तो आयड़ नदी इसका नाम होता है। और जब ये उदय सागर झील के अंदर गिरती है साथियों तो उसके बाद में साथियों इसका जो नाम है वो बेड़च नदी के नाम से रखा जाता है। और इसी सभ्यता को साथियों जो आपके बनास संस्कृति क्यों कहा जाता है साथियों? क्योंकि ये जो नदी है आयड़ नदी के किनारे जो आहड़ सभ्यता बसी है, तो ये आपके बनास नदी की एक सहायक नदी है साथियों आयड़ नदी, इसलिए साथियों इसको है जो कि इस सभ्यता को बनास संस्कृति के नाम से भी जाना जाता है। चलो इसके बारे में थोड़ी शानदार तरीके से डिस्कस करते हैं साथियों। आयड़ नदी के किनारे बसी है, आयड़ नदी के किनारे बसी है। और अगर साथियों बेड़च और बनास नदी की बात करें तो ये जो नदी है साथियों आयड़ नदी ये बनास नदी की सहायक नदी है, बनास नदी की सहायक नदी है। बनास नदी की सहायक नदी है, इसलिए इसे बनास संस्कृति के नाम से भी जाना जाता है, इसलिए इसे बनास संस्कृति के नाम से भी जाना जाता है, के नाम से भी जाना जाता है। समझ में आ रहा है?
यानी साथियों हम बात कर सकते हैं आयड़ नदी है जो कि बनास नदी की एक सहायक नदी है साथियों। आयड़ नदी बनास नदी की सहायक नदी कहलाती है। इसलिए साथियों आपके जो आहड़ सभ्यता को क्या कहा जाता है साथियों, बनास संस्कृति के नाम से भी जाना जाता है। और यहाँ पे साथियों हम बात कर सकते हैं ये जो आयड़ जो नदी है साथियों, ये आपके उदय सागर जो झील है साथियों, आयड़ नदी उदय सागर झील में आकर के गिरती है। उदय सागर झील में आकर गिरती है तो इसका नाम क्या हो जाता है, बेड़च नदी। क्या होता है, इसका नाम हो जाता है बेड़च नदी। इसलिए साथियों ऐसा भी कहा जाता है कि जो आहड़ सभ्यता है साथियों आपके आयड़ और बेड़च नदी के किनारे है जो कि पली बड़ी है, या फिर हम कह सकते हैं साथियों पली है। अब उसके बाद में हम बात करेंगे साथियों, तो ये जो सभ्यता है आपकी कौन सी, आहड़ सभ्यता, कितनी पुरानी सभ्यता साथियों, 4000 ईसा। क्या साथियों, 4000 वर्ष पूर्व की एक ग्रामीण सभ्यता है साथियों। कौन सी सभ्यता है, ग्रामीण सभ्यता है, न कि शहरी सभ्यता। इसके बारे में भी साथियों हम लोग थोड़ी अच्छे से बात करेंगे। आहड़ सभ्यता कितनी पुरानी है साथियों, आहड़ सभ्यता कितनी पुरानी सभ्यता साथियों, लगभग अगर हम बात करें 4000 वर्ष पुरानी, 4000 वर्ष पुरानी एक ग्रामीण सभ्यता है। क्या साथियों, कौन सी सभ्यता है, ग्रामीण सभ्यता है। अब ग्रामीण सभ्यता इसे क्यों कहते हैं साथियों, कैसे इसका जो अंदाजा लगाया कि ये ग्रामीण सभ्यता है, उसके बारे में भी हम बात करेंगे साथियों। यहाँ पे इसके अंदर जो अवशेष मिले हैं उनसे क्या अंदाजा लगाया जा सकता है, किसने है जो कि खोज की, और सबसे पहले इसकी जो खोज है साथियों 1953 के अंदर है जो कि किन के द्वारा की गई, और इसके बारे में बात करेंगे। और इसके जो उपनाम यानी इसको है जो कि साथियों आहड़ नदी भी मतलब आहड़ सभ्यता को साथियों आपके ताम्रवती नगरी भी कहा जाता है साथियों, आघाटपुर भी कहा जाता है। और उसके बाद में हम कह सकते हैं साथियों इसको है जो कि आपके बनास संस्कृति के नाम से भी जाना जाता है। इसके बारे में अगर बात करें साथियों, एक बार यहाँ पे लिख लेते हैं और यहाँ पे अच्छे तरीके से यहाँ पे बात भी करेंगे साथियों इनके बारे में। बनास संस्कृति, बनास संस्कृति के नाम से भी इन्हें जाना जाता है, आघाटपुर के नाम से भी जाना जाता है। अब क्यों जाना जाता है साथियों, एक बार उनके बारे में बात करेंगे। आघाटपुर के नाम से भी जाना जाता है, और यहाँ पे हम कहें तो साथियों इसको है जो कि ताम्र, यानी हम कह सकते हैं साथियों आपके ताम्रवती नगरी भी इसे कहा जाता है साथियों। क्या कहा जाता है, ताम्रवती नगरी या फिर ताम्रयुगीन सभ्यता, ताम्रयुगीन सभ्यता ना, ताम्रवती नगरी, ताम्रवती नगरी भी इसे कहा जाता है साथियों। और यहाँ पे हम बात कर सकते हैं साथियों कौन था आपके आरसी जो था साथियों आपके रामचंद्र है ना, रतन चंद्र, उनके द्वारा साथियों यहाँ पे है जो कि धूलकोट की भी साथियों यहाँ पे जो खोजा गया उनके बारे में भी बात करेंगे साथियों। तो सबसे पहले यहाँ पे हम बात कर सकते हैं जो ये सभ्यता है साथियों कितनी पुरानी है, 4000 वर्ष पुरानी एक ग्रामीण सभ्यता है। इसका काल है जो कि क्या काल रहा था साथियों, 1820 BC से साथियों 1800 BC से 1200 BC तक इसका जो काल माना जाता है साथियों। कौन सा काल रहा था साथियों इनका, 1800 से 1800 ईसा पूर्वी, 1800 ईसा पूर्वी से 1200 ईसा पूर्वी, 1800 ईसा पूर्वी से 1200 ईसा पूर्वी की ताम्रयुगीन सभ्यता के अवशेष यहां पे मिले हैं साथियों, अवशेष यहां पर मिले हैं। अब किस समय की सभ्यता साथियों, ये 1800 ईसा पूर्वी से 1200 ईसा पूर्वी, यानी 1800 आपके बीसी, बीसी क्या होता है साथियों, बिफोर क्रिस्ट, यानी ईसा पूर्व, ईसा के जन्म से
पहले की, यानी साथियों हम कह सकते हैं साथियों आपके 1800 ईसा पूर्वी से, यानी इसका जो काल है जो डेंटिंग पद्धति साथियों आपके 1800 ईसा पूर्वी से 1200 ईसा पूर्वी ताम्रयुगीन सभ्यता ये मानी जाती है साथियों। यानी उस समय के अंदर साथियों जो तांबे के जो उपकरण वगैरह हम कह सकते हैं साथियों, जो अस्त्र शस्त्र है वो मिले हैं, इसके हिसाब से कहा जाता है साथियों ये एक ताम्रयुगीन सभ्यता है। अब ये हम लोगों ने बात कर ली साथियों कि ये किस स्थान पे बसी साथियों। तो स्थान की बात करें तो आपके आहड़ नामक जो स्थान है साथियों, कहाँ पे, उदयपुर जिले के अंदर, तो ये वहां पे है जो कि बसी हुई थी साथियों। और उसके बारे में हम लोगों ने स्ट्रक्चर भी जान लिया है। और सबसे पहले इसका जो उत्खनन है, आहड़ सभ्यता का सबसे पहले जो उत्खनन है वो आहड़ नामक स्थान से ही जो कि खोजा गया है साथियों, खोदा गया है या फिर उत्खनन किया गया है। नदी की हम लोगों ने बात की साथियों, तो आहड़ जो सभ्यता है वो आयड़ नदी के किनारे है बसी हुई थी साथियों। ये नदी उदयपुर के है जो कि आपके कहां से, गोगुंदा से निकल करके आती है और उदयपुर की जो उदय सागर झील है उसके अंदर गिरती है। तो यहाँ जब गिरती है साथियों तो इसका नाम है वो क्या बन जाता है साथियों, या फिर क्या नाम से इसको पुकारा जाता है, बेड़च नदी के नाम से इसको है जो कि पुकारा जाता है। उसके बाद में साथियों ये जो नदी है कौन सी, आयड़ नदी है, आपके बनास नदी की सहायक नदी है। किसके नदी की सहायक नदी है साथियों, बनास नदी की सहायक नदी है। इसलिए साथियों इसको है जो कि आपके बनास संस्कृति के नाम से भी इनको है जो कि जाना जाता है साथियों। आवाज क्लियर आ रही है ना, एक बार आप लोग है जो कि बता देना साथियों कमेंट सेक्शन में कि आवाज बिल्कुल है जो कि क्लियर आ रही है। अगर अच्छे से नहीं आए तो बता देना, बैटरी वगैरह चेंज कर लूंगा ना। तो अब उसके बाद में हम बात करेंगे साथियों, तो ये कहाँ पे बसी हुई है, किस नदी के किनारे बसी हुई, ये भी हम लोगों ने जान लिया साथियों। कितनी पुरानी सभ्यता है और किस काल की सभ्यता है साथियों, ये भी हम लोगों ने जान लिया। अब हम बात करेंगे साथियों इनके जो प्राचीन नाम, आहड़ सभ्यता के जो प्राचीन नाम पुराने जो काल के अंदर साथियों, उस समय में इनके अन्य किन किन नामों से इनको है जो कि जाना जाता था। तो हम लोगों ने बात की साथियों आपके ताम्रवती संस्कृति है ना, ताम्रवती। तो उसके बारे में भी थोड़ी सी हम लोग बात कर लेते हैं साथियों। इसको है जो कि ताम्रवती नगरी के नाम से भी जाना जाता था, आहड़ सभ्यता, आहड़ सभ्यता, इसको साथियों किस नाम से भी जाना जाता था, ताम्रवती, ताम्रवती नगरी के नाम से भी जाना जाता था। अब क्यों जाना जाता था साथियों, अब हम बात करें तो ताम्रवती नगरी के नाम से इसे क्यों जाना जाता था, क्यों, क्योंकि साथियों यहाँ के जो लोग थे उनका मुख्य व्यापार, प्रमुख जो व्यापार है वो अधिकांश अगर हम बात करें साथियों तांबे पे निर्भर था। क्यों था, अब हम कैसे इसका अंदाजा लगाया जाता है साथियों, तो यहाँ के जो उपकरण मिले हैं और जो हम बात कर सकते हैं जो उपकरण है और उनके जो क्या साथियों औजार वगैरह है ना, तो वो सब है जो कि खुलाड़ी है आपके, वो सभी है जो कि तांबे से बनाए हुए हैं जो कि मिले हैं साथियों। और तांबे की बड़ी खाने भी यहाँ पे मिली है साथियों। यहाँ के लोगों का, यहाँ के लोगों का प्रमुख, यानी प्रमुख जो धंधा है वो क्या था साथियों, तांबा। प्रमुख जो धंधा या फिर व्यापार हम कह सकते हैं साथियों क्या था, किस पे निर्भर था, तांबे पे निर्भर था, तांबे पर निर्भर था। किस पे निर्भर था साथियों, तांबे पे निर्भर था। किस पे निर्भर था साथियों, तांबे पे। यहां पे साथियों तांबे की कुछ खाने भी मिली है, यहां पर तांबे की बड़ी बड़ी खाने भी मिली है। यहाँ पे तांबे की कुछ बड़ी बड़ी खाने भी मिली हैं। और उसके बाद भी हम बात करते हैं साथियों, तो यहाँ पे जो उपकरण वगैरह जो औजार वगैरह मिले हैं साथियों, यहाँ पर उपकरण औजार जो मिले हैं किसके बने हैं साथियों, तांबे के बने हैं। किसके बने हैं साथियों,
तांबे के बने हैं, इसलिए साथियों हम कह सकते हैं, अंदाजा लगा सकते हैं साथियों, ये एक ताम्रवर्ती नगरी इसे है जो कि कहा जाता था। क्यों कहा जाता साथियों? क्योंकि यहाँ पे हम कह सकते हैं प्रमुख जो इनका धंधा था, जो व्यापार था साथियों, वो किस पे निर्भर था? तांबे पे निर्भर था। क्योंकि यहाँ पे जो कुल्हाड़ी वगैरह है, जो भी मिले हैं साथियों, उपकरण औजार के हम कह सकते हैं साथियों, क्या मिले हैं? कुल्हाड़ी वगैरह जो भी मिले हैं साथियों, वह सब किससे बने हैं? और यहाँ तक है जो कि यहाँ पे जो क्या साथियों, तांबे गलाने की भट्टियां भी यहाँ पे मिली है, उसके बारे में भी बात करेंगे। तांबे गलाने की भट्टियां, तांबे को गलाने की भट्टियां, गलाने की भट्टियां यहां पर मिली है, और वो भी किससे निर्मित थी? जो भट्टियां ये मिली है, ये भी तांबे की बनी है। भट्टियां भी खुद तांबे की बनी है। यहां पे तांबा गलाया जाता था, और वो भट्टियां भी साथियों किसकी बनी है? तांबे की बनी है। उसके बाद में हम यहाँ पे बात कर सकते हैं साथियों, और इसका जो दूसरा नाम है साथियों, आघाटपुर के नाम से भी इन्हें है जो कि जाना जाता है। ये 1 नंबर आप लोग है जो कि नोट कर लेना। फिर हम बात करें साथियों 2 नंबर पे आपके आघाटपुर के नाम से भी इन्हें जाना जाता है साथियों। दूसरा जो इसका नाम है आघाटपुर, आघाटपुर के नाम से भी इन्हें है जो कि जाना जाता है। अब आघाटपुर के नाम से क्यों जाना जाता है साथियों? क्योंकि यहाँ के इस खुदाई के अंदर, इस सभ्यता के अंदर जो खुदाई की गई, उसके अंदर साथियों एक दुर्ग मिला है। यहां पर एक दुर्ग मिला है। यहां पर इसकी खुदाई के अंदर साथियों हम बात करें तो एक छोटा बात कर सकते हैं, दुर्ग मिला है साथियों, जिसका नाम क्या है? जिसका नाम है आघाट दुर्ग। इस दुर्ग का क्या नाम है? आघाट दुर्ग। इसी दुर्ग का क्या नाम है? आघाट दुर्ग। आघाट दुर्ग नाम है। यानी साथियों हम लोगों ने है जो कि इसके बारे में बात की, तो ये जो सभ्यता है साथियों, इसका जो अन्य नाम है साथियों, 2 नंबर पे इसके बारे में हम बात कर ली है साथियों। इसको क्या नंबर डाल दूं? 2 नंबर नोट कर लेना आप लोग, है ना। तो आहड़ सभ्यता के अन्य नाम है आपके ताम्रवती नगरी भी इन्हें कहा जाता है, बनास संस्कृति के नाम से भी इन्हें जाना जाता है। क्यों जाना जाता है, इसके बारे में भी हम लोगों ने जो कि अच्छे तरीके से बात कर ली साथियों। अब यहाँ पे बात करें इसको, जो कि आघाटपुर के नाम से भी जाना जाता है। क्यों जाना जाता है साथियों? क्योंकि यहाँ की खुदाई के अंदर आपके एक दुर्ग मिला है जिसका नाम था आघाट दुर्ग। क्या था साथियों? आघाट दुर्ग। और यहाँ पे ताम्रवती नगरी से क्यों कहा जाता है साथियों? यहाँ पे जो कुछ भट्टियां मिली है जो कि तांबे की बनी है साथियों, और तांबा गलाने के लिए यहाँ पे है जो कि साथियों भट्टियों का जो प्रयोग किया जाता था। और यहाँ के जो लोग हैं उनका प्रमुख जो व्यापार था साथियों किस पे निर्भर था? तांबे पे निर्भर था। ये ऐसा है जो कि उत्खनन के दौरान जो मिले साक्ष्यों के आधार पे ऐसा है जो कि माना जाता है। यहाँ पे बड़ी बड़ी खाने भी मिली है साथियों, किसकी? तांबे की बड़ी खाने भी मिली है। और उपकरण जो औजार है साथियों, कुल्हाड़ी वगैरह, वो सब तांबे की बनी हुई है। और उसके बाद में हम यहाँ पे बात करेंगे साथियों आपके किसके बारे में बात करेंगे? आहड़ सभ्यता की जो उपनाम है, जिसमें आपके ताम्रवती नगरी के बारे में बात कर ली, और उसके बाद में हम लोगों ने जो कि आघाटपुर के बारे में बात कर ली। और अब बात करते हैं साथियों बनास संस्कृति के बारे में। बनास संस्कृति या फिर हम कह सकते हैं आहड़ संस्कृति का जो नाम है साथियों, आपके HD सांकलिया ने ये नाम दिए है। किसके लिए? आपकी आहड़ सभ्यता के लिए। आहड़ सभ्यता, इसका जो नाम दिया है साथियों, कौन कौन सा? बनास संस्कृति। कौन कौन सा? बनास संस्कृति। और दूसरा यानी आहड़ संस्कृति। कौन सी साथियों? आहड़ संस्कृति और बनास संस्कृति का जो नाम है HD सांकलिया ने दिया साथियों, आहड़ संस्कृति। ये जो नाम है साथियों किसने दिए हैं? ये नाम दिए हैं HD सांकलिया।
ये कौन है भाई? शांकलिया ने नाम दिए हैं। इनके नाम की एच.डी. शांकलिया साथियों शॉर्ट फॉर्म आ सकती है, और अगर फुल फॉर्म की बात करें साथियों तो इसका जो फुल फॉर्म बनेगा क्या बनेगा? हंसमुख धीरज लाल, धीरज शांकलिया कह दो या फिर धीरज लाल शांकलिया। हंसमुख, एच का हंसमुख हो गया और धीरज लाल साथियों डी का धीरज लाल शांकलिया हो गया साथियों। एच.डी. शांकलिया इनका पूरा नाम क्या था? हंसमुख धीरज लाल शांकलिया इनका जो कि पूरा नाम था। इन्होंने आपके इस जो आहड़ सभ्यता का जो उपनाम जो कि आपका कौन सा बनास संस्कृति और आहड़ संस्कृति के नाम से है, जो कि इन्होंने ये बताया है कि इसके संस्कृति का जो नाम इन्होंने दिया है। और ये कौन थे साथियों? एच.डी. शांकलिया एक पुरातत्ववेत्ता था। कौन थे साथियों? पुरातत्ववेत्ता। ये एक पुरातत्ववेत्ता था। पुरातत्ववेत्ता ये क्या होता है साथियों? मैंने पिछली क्लास के अंदर बताया था। पुरातत्ववेत्ता वह होता है साथियों, वह प्राचीन काल का विद्वान, प्राचीन इतिहास का विद्वान, प्राचीन संस्कृति का जो विद्वान है साथियों, पुरातत्ववेत्ता कहलाता है। इन्होंने हम बात कर सकते हैं आहड़ सभ्यता की जो खोज है साथियों, जो उत्खनन है वो कब किया था? 1961 से 1962 के अंदर इन्होंने है जो कि उत्खनन किया था। आहड़ सभ्यता का उत्खनन कब किया था साथियों? इन्होंने 1961 से 1962 के अंदर इन्होंने है जो कि उत्खनन किया। उत्खनन कब किया साथियों? 1961 से। इनके साथ में एक व्यक्ति और भी थे साथियों, उनके बारे में बात करेंगे। 1961 से 1962, 1961 से 1962 में किया था। यानी आहड़ सभ्यता का जो उत्खनन है साथियों किसने किया था? एच.डी. शांकलिया ने किया था साथियों 1961 से 1962 में। और सबसे पहले आहड़ सभ्यता का जो उत्खनन करते हैं साथियों वो कौन करते हैं? 1953 में किया जाता है। उनके बारे में भी बात करेंगे साथियों। और उसके बाद में हम बात करेंगे यहाँ पे जो ये इन्होंने ये भी कहा साथियों, ये जो सभ्यता है कि जो सभ्यता है बनास नदी के किनारे बसी है साथियों। बनास नदी के किनारे बसी नहीं बल्कि पनपी है, ऐसा कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि साथियों जो आपकी आयड़ नदी है वो खुद है जो कि साथियों बनास नदी की सहायक नदी है, इसलिए इनका ये कहना है साथियों कि ये जो सभ्यता है वो बनास नदी से पनपी है। इनका क्या कहना है साथियों? इन्होंने ये कहा है, इन्होंने कहा है कि आहड़ सभ्यता बनास नदी, यानी जो आहड़ सभ्यता है साथियों क्या कहना है कि बनास नदी के किनारे पनपी है। बनास नदी के किनारे पनपी है। अब हम बात करें साथियों बनास नदी, यानी आपके आहड़ सभ्यता आयड़ नदी किसकी सहायक नदी है साथियों? आयड़ नदी बनास नदी की सहायक नदी है। बनास नदी की सहायक नदी है। इसका दूसरा नाम साथियों बेड़च के नाम से भी इन्हें पुकारा जाता है। बेड़च नदी जब उदय सागर में आकर के झील के अंदर गिर जाती है तो इसका नाम है जो कि साथियों बेड़च नदी के नाम से पुकारा जाता है। अब हम बात करें साथियों तो ये जो एच.डी. शांकलिया है, जो धीरज लाल शांकलिया कह सकते हैं, हंसमुख धीरज लाल शांकलिया, इन्होंने साथियों यहाँ पे एक गड्ढा भी खोदा था। उसके अंदर उत्खनन जब किया था इन्होंने एच.डी. शांकलिया ने, एच.डी. शांकलिया ने एच.डी. शांकलिया ने यहां पर कहां पे साथियों आहड़ क्षेत्र के अंदर यहां पर एक गड्ढा खोदा था। एक गड्ढा जो खोदा था साथियों, कितना गहरा गड्ढा खोदा था साथियों? 40 फीट गहरा।
इसके बारे में हम बात करें साथियों तो एक गड्ढा खोदा था, कितना गहरा था साथियों? 40 फीट गहरा, फीट गहरा एक गड्ढा खोदा था। अब इस गड्ढे से जो कि इन्होंने एक अंदाज लगाया साथियों कि ये जो सभ्यता है वो 8 बार लगातार है जो कि बसी है। इस गड्ढे से इन्होंने है जो कि इनको एक प्रमाण मिला है साथियों, जिससे कहा जाता है कि ये जो सभ्यता है वो लगातार 8 बार बसी है साथियों। इस गड्ढे से प्रमाण मिलता है कि ये सभ्यता 8 बार बसी है। कितनी बार दोस्तों? 8 बार बसी है। इसलिए इसे मर्तकों के टिल्लों की सभ्यता भी इन्हें कहा जाता है साथियों। इसलिए इसे मर्तकों के टिल्लों की सभ्यता भी इन्हें कहा जाता है। इसलिए इसे मर्तकों के टिल्लों की सभ्यता भी कहा जाता है। ऐसा प्रमाण साथियों किसने साबित किया है, किसने खोजा है? ये आपके एचडी शांकलिया ने साथियों, हंसमुख धीरज लाल शांकलिया ने खोजा है। और इसके द्वारा साथियों खुदाई कब की गई? आपके 1961 से 1962 के अंदर इसके द्वारा है जो कि खुदाई की गई। अब हम बात करें साथियों, इन्होंने है जो कि आपके आहड़ सभ्यता को बनाज संस्कृति और आहड़ संस्कृति के नाम से भी इन्होंने है जो कि पुकारा है और इन्होंने ये नाम रखा है। अब हम बात करें साथियों तो इन्होंने 40 फुट एक गड्ढा वहां पे खोदा था आहड़ से जो कि क्षेत्र के अंदर, और वहां से जो प्रमाण मिले उनसे ये कहा जाता है साथियों, एक अंदाजा लगाया जा सकता है कि ये जो संस्कृति की जो ये सभ्यता है साथियों ये आपके 8 बार बसी है। और इसलिए ये कहा जाता है साथियों कि ये जो सभ्यता है उनको मृतकों के टिल्लों की सभ्यता भी कहा जाता है साथियों। उसके बाद में हम बात करेंगे साथियों, यहाँ से जो भी चीजें मिली है उनसे अनुमान लगाया जाता है साथियों। अभी हम लोगों ने बात की थी साथियों, ये एक ताम्र युगीन सभ्यता है, यहाँ पे जो तांबे के उपकरण मिले हैं, और ये एक ग्रामीण सभ्यता है साथियों। यहाँ से जो इस सभ्यता से, किससे साथियों? आहड़ सभ्यता से, आहड़ सभ्यता से जो चीजें मिली हैं, जो चीजें मिली है उनसे अंदाजा लगाया जाता है, उनसे अंदाजा लगाया जाता है कि यह एक क्या है? ग्रामीण सभ्यता थी। ये एक कौन सी सभ्यता थी? ग्रामीण सभ्यता थी, न कि नगरीय। अब यहां पे बात करेंगे साथियों, जैसे उत्खनन करता साथियों कौन कौन जो लोग थे इनका लगातार उत्खनन किया था। सबसे पहले जो उत्खनन करने का जो श्रेय साथियों 1953 के अंदर जो उत्खनन किया था साथियों, किसको श्रेय जाता है? पंडित अक्षय कीर्ति व्यास को है जो कि ये श्रेय जाता है। उत्खननकर्ता की बात करें साथियों, उत्खननकर्ता प्रथम जो उत्खनन किसने किया साथियों? प्रथम उत्खनन साथियों कब किया गया? प्रथम उत्खनन है जो कि 1953 के अंदर किया गया साथियों। किन के द्वारा किया गया? यानी हम बात कर सकते हैं साथियों, ये जो सभ्यता साथियों इसका जो पहला उत्खनन है वो 1953 के अंदर है, जो कि साथियों जो पहले उत्खनन करता जो कहलाते साथियों पंडित अक्षय कीर्ति व्यास को है जो कि ये श्रेय दिया जाता है साथियों। किसको दिया जाता है साथियों? पहला उत्खनन कौन करते हैं साथियों? पंडित अक्षय कीर्ति व्यास।
सर्वप्रथम जो क्या बोलते हैं साथियों, उत्खनन करने का जो श्रेय इन्हीं को जाता है साथियों, कि आहड़ सभ्यता का, आहड़ सभ्यता का प्रथम, आहड़ सभ्यता का प्रथम उत्खनन करता का श्रेय किनको जाता है साथियों, का श्रेय किनको दिया जाता है, पंडित अक्षय कीर्ति को, अक्षय कीर्ति व्यास को दिया जाता है। पूछ लिया जाए, आहड़ सभ्यता की सबसे पहले जो खुदाई करने वाला एक व्यक्ति था, एक पुरातत्ववेत्ता था साथियों, कौन था, अक्षय कीर्ति व्यास, पंडित अक्षय कीर्ति व्यास। कब की साथियों उन्होंने है जो कि खुदाई कब की, 1953 के अंदर। कब की गई, 1953 के अंदर साथियों इन्होंने है जो कि इसकी खुदाई की। उसके बाद में साथियों 1956 के अंदर एक व्यक्ति है साथियों जिन्होंने खोज की साथियों, जो खुदाई की, और सबसे बड़ी मात्रा में, सबसे अधिक मात्रा में अगर खुदाई की है साथियों तो 1956 के अंदर साथियों 1956 के अंदर एक व्यक्ति था आरसी अग्रवाल। कौन था साथियों, आरसी अग्रवाल, जिसका पूरा नाम की अगर बात करें साथियों रतन चंद्र अग्रवाल था। इन्होंने साथियों आहड़ सभ्यता के अंदर सबसे बड़ी मात्रा में है जो कि साथियों हम कह सकते हैं खुदाई की थी। और इनके द्वारा जो खुदाई की गई साथियों, उनके अंदर एक टिल्ला भी साथियों इनके द्वारा खोजा गया, उनकी खुदाई की गई। उस टिल्ले के बारे में बात करेंगे साथियों। उस टिल्ले को प्राचीन सभ्यता यानी प्राचीन समय के, यानी उस समय के जो लोग हैं उसको धूलकोट के नाम से भी पुकारते थे, और क्यों पुकारते थे उसके बारे में भी हम लोग बात करेंगे साथियों। तो एक बार है जो कि सर्वप्रथम हम कह सकते हैं साथियों, आहड़ सभ्यता का जो प्रथम उत्खनन करने का जो श्रेय है साथियों किसको जाता है, पंडित अक्षय कीर्ति व्यास को। इन्होंने जो कि साथियों मेन हम बात कर सकते हैं साथियों, जो भी सभ्यताएं हैं, ऐसा जो टॉपिक होता है साथियों उसको कवर करने के लिए एक तो ये सभ्यता कहाँ बसी है और यहाँ पे क्या कुछ मिला है, किसने इसका उत्खनन किया, ये बातें हैं जो कि हम कह सकते हैं साथियों एग्जाम की दृष्टि से थोड़ा इंपॉर्टेंट रहती है। अब हम बात करें साथियों तो दूसरा जो व्यक्ति था जिन्होंने यहाँ पे है जो कि क्या किया, उत्खनन का जो कार्य किया है, ये तो हो गया आपका पहला व्यक्ति। ठीक, अब दूसरे व्यक्ति की यहां पे बात करें साथियों, इनका थोड़ा लंबा इतिहास रहेगा साथियों, इसलिए हम लोग थोड़ा इसको नीचे यहां ले लेते हैं ना। समझ में आ रहा है अच्छे से। दूसरा जो व्यक्ति था साथियों, यानी दूसरी बार जब खुदाई की गई वो 1956 के अंदर की गई साथियों। दूसरी बार हम बात करें साथियों, द्वितीय जो खुदाई का श्रेय है साथियों, यानी दूसरे जो व्यक्ति थे साथियों आरसी अग्रवाल, किसने की साथियों, दूसरी बार खुदाई। चलो ऐसे ही हम लोग याद रख लेंगे साथियों, दूसरी बार है जो कि खुदाई साथियों किसके, आरसी अग्रवाल के द्वारा, आरसी अग्रवाल के द्वारा। किसके द्वारा की गई साथियों, आरसी अग्रवाल में ने साथियों आपके 1953 के बाद में 1956 में है जो कि साथियों खुदाई की। किसकी खुदाई साथियों, आहड़ सभ्यता की। कब की साथियों, उत्खनन कब किया साथियों, 1956 में। ठीक है, किसने की साथियों, 1956 में आहड़ सभ्यता की जो खुदाई है वो किसने की, आरसी अग्रवाल ने। पूरा नाम बात करें साथियों, क्या नाम है, रतन चंद्र अग्रवाल, रतन चंद्र अग्रवाल। क्या नाम है साथियों, रतन चंद्र अग्रवाल। और इनके बारे में साथियों एक इतिहास ये भी है कि सबसे बड़ी मात्रा में जो खुदाई है साथियों, सबसे बड़ी मात्रा में खुदाई वो इनके द्वारा ही की जाती है। यानी हम कह सकते हैं साथियों जो आरसी अग्रवाल है, रतन चंद्र जो अग्रवाल है साथियों, इन्होंने सबसे ज्यादा उत्खनन का यहां पे कार्य करवाया साथियों, सबसे बड़ी मात्रा में या सबसे ज्यादा, या सबसे ज्यादा उत्खनन का कार्य, उत्खनन का कार्य इन्हीं के द्वारा करवाया गया है।
ठीक है, समझ में आ गया साथियों। यानी पहले जो इसके उत्खननकर्ता कार्य थे साथियों, यानी जो क्या साथियों आपके हम कह सकते हैं, और क्या आपके पुरातत्ववेत्ता है ना, सबसे पहले जो उत्खनन करता थे साथियों आपके कौन थे? 1953 के अंदर पंडित अक्षय कीर्ति व्यास ने की थी। और दूसरी बार में जो श्रेय दिया जाता है साथियों 1956 के अंदर आपके रतन चंद्र अग्रवाल यानी आरसी अग्रवाल के नाम से जिनको है जो कि जाना जाता है साथियों, 1956 के अंदर इन्होंने जो कि यहाँ पे खुदाई की थी। अब यहाँ पे साथियों इन्होंने जो कि एक टिल्ला खोजा था। यहाँ पे खुदाई के दौरान साथियों इनको एक टिल्ला मिला था। खुदाई के दौरान इन्होंने यहां पे एक टिल्ले की खुदाई की साथियों। यहां पर एक टिल्ला मिला साथियों, जिसे क्या कहा जाता साथियों? धूलकोट टिल्ला, एक टिल्ला मिला। यानी जब ये साथियों 1956 के अंदर इन्होंने जो कि रतन चंद्र अग्रवाल ने यहाँ पे खुदाई की, तो उस समय क्या हुआ साथियों कि यहाँ पे एक सबसे बड़ा टिल्ला था। यहाँ पे खुदाई के दौरान इनको है जो कि एक सबसे बड़ा एक टिल्ला मिला था। और अब हम बात कर सकते हैं साथियों, तो इसका जो उत्खनन किसने करवाया? जो टिल्ला मिला है इसका उत्खनन आरसी अग्रवाल ने करवाया था। और उसके बाद में हम बात करें तो ये पता चला कि उस समय के जो पुराने निवासी थे वो इसे धूलकोट के नाम से है जो कि पुकार के थे। धूलकोट का टिल्ला है जो कि इसे कहते थे साथियों। टिल्ला मिला साथियों, और उस समय के लोग इसे धूलकोट का टिल्ला, कौन सा साथियों? धूलकोट का टिल्ला कहकर पुकारते थे। क्या साथियों? हम कह सकते हैं साथियों आरसी अग्रवाल ने 1956 के अंदर है जो कि यहाँ पे जब खुदाई की यानी उत्खनन जब किया साथियों, तो उसके अंदर साथियों उनकी खुदाई के अंदर एक टिल्ला जो मिला था, उस टिल्ले को हम कह सकते हैं उस जो संस्कृति के लोग थे, उस सभ्यता के जो लोग थे, प्राचीन जो लोग थे साथियों, वह किस नाम से उनको है जो कि पुकारते थे? धूलकोट के टिल्ले के नाम से है जो कि उनको पुकारते थे। और एक यहाँ पे एक विशेष बात यह भी आती है साथियों कि आहड़ जो कि मेवाड़ रियासत की एक राजधानी भी रही है साथियों। आहड़ है जो मेवाड़ रियासत की राजधानी भी रही है साथियों। आहड़ मेवाड़ जो रियासत है साथियों उसकी राजधानी भी रही है। आहड़ मेवाड़ रियासत की, यह भी साथियों एक इंपॉर्टेंट बात है, रियासत की राजधानी भी रही है। आहड़ मेवाड़ रियासत की साथियों राजधानी भी रही है। और तीसरा जो श्रेय है यानी इसकी खुदाई का जो तीसरा श्रेय किसको दिया जाता है साथियों, उसके बारे में अगर हम बात करें तो दो व्यक्ति थे। एक तो हम लोगों ने सबसे पहले पढ़ा था साथियों जिन्होंने आहड़ सभ्यता का, आहड़ संस्कृति और बनास संस्कृति का जो नाम दिया है साथियों आपके 1961 से 62 के अंदर आपके HD शांकलिया और VN मिश्रा ने साथियों तीसरा जो खुदाई का श्रेय मिलता है साथियों। 3 नंबर पे हम बात कर सकते हैं साथियों, 3 नंबर खुदाई का श्रेय, तीसरी बार खुदाई कौन करवाते हैं साथियों? VN मिश्रा। कौन करवाते हैं साथियों? VN मिश्रा। उत्खनन का कार्य है ना, उत्खनन कौन करवाते हैं? VN मिश्रा। वह कौन? HD शांकलिया। कब करवाते हैं साथियों? अभी हम लोगों ने बात की थी साथियों इसका उत्खनन कब करवाते हैं? 1961 से 62। 1961 से 1962 में, 1961 से 1962 के अंदर साथियों आपके VN मिश्रा और HD शांकलिया यानी आपके हंसमुख धीरज लाल शांकलिया इन्होंने है जो कि साथियों
यहाँ की जो खुदाई के लिए है जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने यहाँ पे है जो कि इनको नियुक्त किया था साथियों। और कब किया साथियों? 1961 से 62 में साथियों इन्होंने खुदाई की, यहाँ पे है जो कि साथियों खुदाई की थी। और इसको है जो कि इन दोनों को किन होने है जो कि साथियों यहाँ पे नियुक्त किया साथियों खुदाई के दौरान। एक बार मैं कॉल आ रहा है, थोड़ा सा देख लो। और उसके बाद में हम बात करें साथियों तो इनको है जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने यहाँ पे खुदाई के लिए 1962 के अंदर जो कि साथियों नियुक्त किया। किसने किया था साथियों? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने। उसके बाद में हम बात कर सकते हैं साथियों तो भारत सरकार ने आपके वीएन मिश्रा और एचडी शांकलिया को साथियों 61-62 के अंदर है जो कि यहाँ पे खुदाई के लिए नियुक्त किया गया। उसके बाद में और अगर बात करें साथियों तो ये कौन लोग थे? ये दोनों लोग थे साथियों। ये कौन थे? पूना विश्वविद्यालय के प्रोफेसर थे साथियों। कहाँ के थे साथियों? पूना में जो विश्वविद्यालय, महाराष्ट्र पूना, ये दोनों साथियों पूना विश्वविद्यालय के प्रोफेसर थे। पूना विश्वविद्यालय के प्रोफेसर थे साथियों। तीसरी जो खुदाई का श्रेय हम बात कर सकते हैं एचडी शांकलिया व वीएन मिश्रा को दिया जाता है। और उसके बाद में पहले उत्खनन करना जो साथियों उत्खनन करता 1953 के अंदर साथियों पहले जो श्रेय, पहला उत्खनन करने का जो आहट सभ्यता का जो श्रेय दिया जाता है साथियों आपके पंडित अक्षय कीर्ति व्यास को दिया जाता है। दूसरा रतन चंद्र आपके अग्रवाल ने साथियों 1956 के अंदर खुदाई की, जिसके अंदर साथियों सबसे बड़ा एक टिल्ला भी खोजा था, जिसको उस समय के जो लोग हैं साथियों क्या करके धूल कोट के नाम से है जो कि पुकारते थे। और तीसरा से आपके वीएन मिश्रा और हंसमुख धीरज लाल शांकलिया को दिया जाता है, जिनको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भारत सरकार ने यहाँ की जो खुदाई के लिए नियुक्त किया था। और चौथा जो श्रेय है उसके बारे में अगर हम बात करें साथियों तो डॉक्टर विजय कुमार और आपके पीसी चक्रवर्ती, इन दोनों को साथियों राजस्थान सरकार ने यहाँ पे है जो कि नियुक्त किया साथियों खुदाई के दौरान, खुदाई करने के लिए। चौथा श्रेय, चौथी बार जो खुदाई यानी चौथी जो खुदाई के लिए है जो कि साथियों आहट सभ्यता की खुदाई आपके डॉक्टर विजय कुमार और पीसी चक्रवर्ती, किसके द्वारा? डॉक्टर विजय कुमार उत्खनन किसको किया गया साथियों? यहां पे डॉक्टर विजय कुमार वह पीसी चक्रवर्ती को, पीसी चक्रवर्ती, इन दोनों का जो कि साथियों हम कह सकते हैं इन दोनों को राजस्थान सरकार ने यहां पे है जो कि खुदाई के लिए नियुक्त किया साथियों। किन्होंने किया था साथियों? राजस्थान सरकार ने, गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान सरकार ने इनको नियुक्त किया था। इनको किसके लिए? खुदाई के लिए नियुक्त किया था। इनको खुदाई के लिए नियुक्त किया। और इनके बारे में भी एक बार थोड़ा सा इनको दोबारा लिख दूं साथियों। इनको भारत सरकार ने नोट्स बनाना अच्छे से ना, भारत सरकार ने खुदाई के लिए नियुक्त किया। ये दोनों कौन थे भाई? पूना विश्वविद्यालय के प्रोफेसर थे। किसने नियुक्त किया साथियों? वीएन मिश्रा और एसडी शांकलिया को भारत सरकार ने नियुक्त किया साथियों। किस लिए? आहट सभ्यता की खुदाई के लिए है जो कि इनको नियुक्त किया गया साथियों। और यहाँ पे चारों की बातें आ गई है। और उसके बाद में जो महत्वपूर्ण हमारी बातें आती है साथियों, जो धूलकोट का टिल्ला था उसके बारे में जो विशेष बातें, महत्वपूर्ण बातों के बारे में भी थोड़ा बात करेंगे साथियों। धूलकोट का टिल्ला धूलकोट,
ये क्या है साथियों, एक स्थानीय, हम कह सकते हैं एक स्थानीय टीला था साथियों, स्थानीय टीला है। इसके अंदर हम बात कर सकते हैं ये पुरातात्विक स्थल माना जाता है। ये आहड़ सभ्यता का एक प्राचीन इतिहास के अंदर हम बात करें साथियों, तो आहड़ सभ्यता का जो पुरातात्विक प्राचीन जो टीला माना जाता है साथियों, पुराना टीला इसको माना जाता है। अब हम कह सकते हैं साथियों, जिसके ऊपर है जो कि सबसे ज्यादा उत्खनन करने का जो कार्य है वो किसके जो कि जाता है साथियों, हम बात कर सकते हैं सबसे अधिक कार्य, सबसे पहला जो उत्खनन करता है साथियों आपके, हम बात कर सकते हैं, यानी वो तो आपके है जो कि साथियों 1953 के अंदर किया गया सबसे पहला उत्खनन। और दूसरे के अंदर हम बात करें साथियों, तो जो दूसरा उत्खनन करता था साथियों आपके कौन था, आरसी अग्रवाल, जिन्होंने सबसे अधिक सबसे ज्यादा उत्खनन का कार्य किया है। क्या किया साथियों, सबसे ज्यादा जो उत्खनन का कार्य है साथियों आपके किसने किया है, आरसी अग्रवाल ने किया है साथियों, जिन्होंने आपके धूलकोट जो टीला खोजा साथियों, उस समय के जो लोग थे उसको जो कि धूलकोट के नाम से जाना जाता था, उनको जो कि पुकारते थे। तो ये साथियों हम लोग कह सकते हैं एक स्थानीय टीला है। इसके बारे में हम लोगों ने बात की, और फिर हम बात करेंगे साथियों इस सभ्यता की जो विशेषताएं क्या रही है साथियों, इसके अंदर क्या कुछ मिला है जिससे ऐसा है जो कि पता लगाया जाता है साथियों कि मतलब जो भी यहाँ पे मिला है साथियों, उन सभी के बारे में हम लोग बात करेंगे। आहड़ जो सभ्यता है साथियों, सबसे पहले ज्ञात जो आहड़ के पास में जो उत्खनन से होता है साथियों, वो सबसे पहले जो खुदाई वो कहाँ से की जाती है साथियों, उसके अंदर है जो कि उदयपुर में हम कह सकते हैं आहड़ क्षेत्र से ही की जाती है साथियों। और जो विशेषता यहाँ पे क्या मिली है साथियों, उसके बारे में स्ट्रक्चर हम जानेंगे साथियों, आहड़ सभ्यता के विशेषताएं। आहड़ सभ्यता, अब विशेषताएं क्या है साथियों, यहां के जो मकान मिले हैं, यहां पर कच्ची ईंटों के मकान मिले हैं भाई, कच्ची ईंटों के मकान मिले हैं, कच्ची ईंटों से बने, कच्ची ईंटों से बने मकान मिले हैं। कच्ची ईंटों से बने मकान मिले हैं साथियों। मकानों की आकृति क्या है साथियों, किस आकृति में बने हैं साथियों, तो ये जो मकान है आपके आयताकार में बने हैं साथियों, आयताकार बने हैं, आयताकार आकार में है ना, आयता आकार में बने हैं साथियों, आयताकार बने हैं। तो यहां पे आकार तो आ ही गया। अब हम बात करें साथियों, तो आप जानते हैं आयताकार क्या होता है साथियों, जैसे दो भुजाएं, यानी ये साथियों समान और ये दो आमने सामने की भुजा जो समान है साथियों, आयत कहलाता है। अब हम बात करें साथियों, तो वर्तमान समय के अंदर साथियों ये लेंटर वगैरह, सरिया वगैरह, सेटरिंग वगैरह चलती है। और सबसे पहले हम बात करें साथियों, तो अभी भी जो उतना पेशा हम कह सकते हैं साथियों, जो पेशे वाले नहीं होते हैं वो भी अभी भी साथियों पट्टियां डलाते हैं ना। जैसे हम बड़ा मकान बनवाते हैं साथियों, तो अब साथियों तो आपके गाटर वगैरह भी डलने लगे हैं। जैसे आपको है जो कि एक वर्ग आकार के अंदर एक घर बनाना है, ये ठीक है, तो जब पट्टी है आपकी 10 फीट की आती है, तो ये 10 फीट तो इतने में आ जाएगी, और 10 फीट आगे कैसे बनेगा, तो वो क्या करते थे, इसको लंबा बना लेते थे इस प्रकार है ना। और उसके अंदर अगर बड़े मकान की अगर उनको आवश्यकता है तो वो लंबा बना लेते थे, बल्कि पट्टियां उनके अंदर है जो कि वही नाप रहता। और आप समय में है जो बात कर सकते हैं, जैसे आपके 20 बाई 20 का अगर मकान बना रहे हैं, तो यहाँ पे बीच में गाटर डल जाएगा और ये है जो कि बड़ा मकान बन जाएगा। या फिर हम कह सकते हैं इसके अंदर लेंटर डाल के, हम कह सकते हैं सरिया वगैरह डाल के इसके अंदर सीधी भरवाई कर दी जाएगी। और उस समय जातियों हम कह सकते हैं पट्टी वगैरह से है जो कि आयत आकार के मकान बने हुए वहां पे मिले हैं साथियों। और उसके बाद में यहाँ पे बात करेंगे साथियों, तो जो मकान मिले हैं उनके अंदर संयुक्त परिवार का जो क्या अवशेष मिलता है साथियों, कच्ची ईंटों के जो मकान मिले हैं। और यहाँ मकानों के अंदर 6 चूल्हे, कितने साथियों, 6 चूल्हे
6 चूल्हे एक साथ एक मकान में मिले हैं। इससे क्या अंदाजा लगाया जाता साथियों कि एक मकान के अंदर, जैसे ये कोई एक मकान है साथियों, ये क्या है आपके मकान, इसके अंदर 6 चूल्हे एक साथ यहाँ पे मिले हैं साथियों। एक मकान के अंदर 6 चूल्हे, एक मकान के अंदर 6 चूल्हे। इससे ये आइडिया लगाया जाता है, इससे ये अंदाजा लगाया जाता है साथियों कि उस सभ्यता के जो लोग थे वो संयुक्त परिवार के रूप में रहते थे साथियों। संयुक्त यानी कंपोजिट फैमिली है ना, तो वो मतलब एक साथ सभी रहते थे, सभी एक जगह है खाना बनाते थे, सभी एक जगह है जो कि खाते थे। ऐसा भी हम मान सकते हैं, बल्कि साथियों ये भी कह सकते हैं कि ये सभ्यता है जो कि लगातार 8 बार बसी है। और कह सकते हैं साथियों, और उससे ये भी पता लगाया जा सकता है साथियों कि जब पहली बार ये बसी थी तब का कोई चूल्हा हो, और दोबारा जब बसी साथियों तो वो चूल्हा है जो कि ढक दिया गया होगा और दूसरा बना लिया गया, ऐसे भी हो सकते हैं। और हम कह सकते हैं एक संयुक्त परिवार का है जो कि माना जा सकता है साथियों। क्या साथियों, संयुक्त परिवार का है जो कि इसमें माना जा सकता है। इससे ये पता लगाया जा सकता है साथियों कि एक संयुक्त परिवार रहता था, यानी संयुक्त परिवार के रूप में रहते थे। संयुक्त परिवार के रूप में रहते थे, ऐसा माना जाता है, ऐसा माना जाता है। कह नहीं सकते, माना जाता है, केवल कह नहीं सकते, क्योंकि साथियों जैसे 8 बार ये लगातार बसे है तो उस हिसाब से भी हो सकते हैं। उसके हिसाब से अगर हम बात करें साथियों, तो यहाँ के जो खुदाई के अंदर, यहाँ की खुदाई के अंदर साथियों जो चूल्हे मिले हैं साथियों, उस पे एक हथेली का चिन्ह भी मिला है साथियों। एक चूल्हे के पीछे की तरफ है जो कि साथियों हथेली के निशान भी मिले हैं साथियों। जैसे कोई ये चूल्हा है, जैसे कोई ये चूल्हा है साथियों। अब ये जो पीछे की जगह साथियों, यहां पे हथेली के निशान भी मिले हैं। यहां पे हथेली के निशान भी मिले हैं साथियों। कहां? चूल्हे के पीछे। हथेली के निशान भी मिले हैं साथियों। अब हम बात करें इसके बारे में, तो यहाँ पे जो बर्तन मिले हैं साथियों, कुछ जो बर्तन मिले हैं, जलपात्र हम कह सकते हैं साथियों बिना हत्थे के। साथियों बिना हत्थे के जलपात्र साथियों, उसको किस प्रकार से हम कह सकते हैं, जैसे यहां पर बिना हत्थे के, जिसको पकड़ने वाली डंडी नहीं हो, बिना हत्थे के जलपात्र मिले हैं। जलपात्र मिले हैं। यहां पे बिना हत्थे के जलपात्र मिले हैं साथियों। और उसके बाद में हम बात करें साथियों, तो बिना हत्थे के जलपात्र जैसे मतलब कोई ये जैसे पात्र है, और जैसे हमारा ये कप है साथियों, तो यहाँ पे डंडी होती है तो उसको पीते हैं। और अन्य भी जो होते हैं साथियों, तो यहाँ पे जो भी मिले हैं इस प्रकार से है जो कि बिना हत्थे के, जिसके कोई भी हैंड वगैरह पकड़ने वाला, या फिर हम कह सकते हैं कोई भी डांडी वगैरह जिसके नहीं है साथियों, जिससे हम उसको है जो कि पकड़ सकते हैं साथियों। तो बिना हत्थे के जो जलपात्र मिले हैं साथियों, उससे क्या आइडिया लगाया जा सकता है कि इस प्रकार के जो बिल्कुल सटीक, बिल्कुल सेम साथियों जलपात्र वो कहाँ पे साथियों, हम कह सकते हैं ईरान में और बलूचिस्तान में भी मिला था। और इस जो संस्कृति का जो संबंध है, इस सभ्यता का संबंध साथियों ईरान से भी ऐसा आइडिया लगाया जा सकता है। ऐसे जो कि साथियों बिना हत्थे के जलपात्र ईरान वह ऐसे जलपात्र कहां मिले थे साथियों? ऐसे जलपात्र ईरान व बलूचिस्तान, ऐसे जलपात्र ईरान व बलूचिस्तान में मिले हैं।
मिले हैं। इसलिए साथियों, इसलिए ये अंदाजा लगाया जा सकता है साथियों, ये सभ्यता या फिर ये संस्कृति, हम कह सकते हैं इस संस्कृति के जो सभ्यता के लोग थे उनका संबंध सभ्यता का संबंध किससे था साथियों? ईरान से। समझ में आ गया? इस सभ्यता का जो संबंध साथियों ईरान से भी माना जा सकता है। उसके बाद में साथियों हम कह सकते हैं जो बिना डंडे के, हम कह सकते हैं साथियों आपके क्या थे, जो बर्तन थे, वो जो जल पात्र, जो जल जिसके अंदर डालते हैं साथियों, वो यहाँ पे मिले हैं। तो ऐसे ठीक सेम है जो कि कहाँ पे मिले थे साथियों, आपके ईरान बलूचिस्तान के अंदर मिले थे। तो इसका ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि ये जो सभ्यता है वो आपके किस सभ्यता से मैच कर रही है साथियों, किस सभ्यता के संबंधित है, जो कि साथियों इसका संबंध आपके किससे था? ईरान की सभ्यता से संबंध था। अब हम बात करें साथियों आपके गोरे व कोठे, क्या होता है साथियों? ये किसी ने सुना है क्या? गोरे कोठे, गोरे व कोठे, ये क्या होता है भाई? गोरे व कोठे साथियों वह थे जो धान रखने के लिए जो कुछ संग्रहालय थे साथियों, धान रखने के लिए। गोरे व कोठे, कोठे थे साथियों हमारे भी अभी होते हैं ना, वैसे ग्रामीण क्षेत्र के अंदर थोड़ी ज्यादा इसको माना जाता है साथियों। अब हम बात करें साथियों तो गोरे व कोठे क्या होते थे सर? जो आहड़ सभ्यता के जो लोग थे, तो जब अपने खेतों के अंदर है जो कि अनाज जो उनको उपजाई तो जो होता साथियों, जो उपज होती थी उनको घर के अंदर सुरक्षित ला करके जो रखते थे, वो किन के अंदर रखते थे साथियों? भर के गोरे व कोठे, जिनको कहा जाता है साथियों, एक स्थान होता है साथियों जिसको मिट्टी से बनाया जाता है, उसके अंदर रखते थे। उनको है जो कि क्या कहा जाता है, यानी जो अनाज का संग्रहालय है उसे ही गोरे व कोठे कहा जाता है। अनाज रखने के लिए आहड़ सभ्यता के लोग, आहड़ सभ्यता के लोग अनाज रखने के लिए जो पात्र बनाते थे, अनाज रखने के लिए जो पात्र बनाते थे, किससे बनाते थे साथियों? उसे ही गोरे व कोठे कहा जाता था, उसे गोरे व कोठे कहा जाता था। किससे बनाते थे साथियों? ये गोरे व कोठे किससे बनाते थे? जो पात्र थे मिट्टी से बना हुआ था, बनाते थे। इसलिए साथियों इसे मृद भांड, मिट्टी से बने जो बर्तन है उसे, इसलिए इसे मर्द भांड भी कहते थे। कि यहाँ पे मृद भांड भी मिले हैं साथियों। उसके बाद में अगर हम यहाँ पे बात करें तो यहाँ के जो लोग हैं साथियों, गोरे व कोठे का संबंध सभ्यता, यानी गोरे व कोठे के संबंध सभ्यता भी इनको है जो कि कहा जाता है साथियों। अगर बात करें इस सभ्यता को साथियों, आहड़ सभ्यता को, आहड़ सभ्यता की अगर हम बात करें साथियों तो इसको है जो कि गोरे व कोठे का संबंध है जो कि किससे माना जाता है साथियों? आहड़ सभ्यता से। ये प्रश्न पूछ सकते हैं साथियों, गोरे व कोठे का संबंध किस सभ्यता से है साथियों? आहड़ सभ्यता से। ऑप्शन आ जाए आहड़ सभ्यता, कालीबंगा, गणेश्वर और बेड़ाट, तो आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा साथियों, गोरे व कोठे का संबंध, गोरे व कोठे का संबंध। अगर पूछ लिया जाए साथियों गोरे व कोठे का संबंध आपके आहड़ सभ्यता से है, गोरे व कोठे का प्रयोग किसके अंदर किया जाता है साथियों? धान रखने के लिए। क्या साथियों? अनाज को सुरक्षित रखने के लिए है जो कि गोरे व कोठे का प्रयोग किया जाता है, जो कि साथियों आपके प्रमुखता किससे बने होते हैं साथियों? मिट्टी के बने होते हैं। और हम बात करें साथियों जिसको मृद भांड भी कहा जाता है साथियों, मिट्टी से जो बने बर्तन होते हैं उसको क्या कहा जाता है? मृद का मतलब मिट्टी और भांडे मतलब पात्र, मिट्टी से बने बर्तन जो कि क्या कहलाते हैं साथियों? मृद भांड कहलाते हैं।
फिर हम बात करें साथियों आपके आहड़ वासियों का सबसे बड़ा जो उद्योग है वो तांबे का था, हम लोगों ने बात की थी। वो साथियों इसी से यानी तांबे को गला करके साथियों अस्त्र व शस्त्र बनाते थे, कुल्हाड़ियां वगैरह बनाते थे, और तांबा गलाने की यहाँ पे भट्टियां भी मिली है साथियों। और अगर अन्य बात करें साथियों तो जो गणेश्वर सभ्यता है साथियों कहाँ पे है, सिक्कर के अंदर। कहाँ पे साथियों, गणेश्वर जो सभ्यता है वो आपके उसके बारे में अगर हम बात करें साथियों तो तांबे के बने जो अस्त्र शस्त्र तो मिले हैं, पर वहां पे साथियों भट्टियां नहीं मिली है। तो क्या हम कह सकते हैं कि वो जो कि यहां से गला के तांबा ले जाते थे साथियों, या फिर यहां से औजार ले जाते थे, हम कह सकते हैं क्या? लेकिन वहां साथियों हम कह सकते हैं तांबा गलाने की भट्टियां वहां पे नहीं मिली है गणेश्वर सभ्यता के अंदर। और उसके बाद में हम कह सकते हैं साथियों तो आहड़ सभ्यता के जो लोग हैं साथियों वो क्या है, उसके बारे में थोड़ी सी यहां पे बात कर लेते हैं। आहड़ सभ्यता के जो लोग हैं साथियों इनका मुख्य व्यापार क्या था? आहड़ सभ्यता इन लोगों का प्रमुख व्यापार क्या था साथियों? तांबा। गणेश्वर सभ्यता की बात करें साथियों गणेश्वर सभ्यता, नीम का थाना सीकर। गणेश्वर सभ्यता से आपके तांबे के अस्त्र व शस्त्र क्या होता है साथियों, जानते हो आप? ओके, तो अस्त्र शस्त्र मिले हैं, पर यहां तांबे गलाने की भट्टियां नहीं मिली है। नहीं मिली है तो कहां मिली है साथियों? ये आपके है जो कि आहड़ सभ्यता के अंदर तांबे गलाने की भट्टियां मिली है। तांबे गलाने की भट्टी मिली है, समझ में आ रहा है साथियों? अब हम बात करेंगे कि जो आहड़ सभ्यता के जो लोग हैं साथियों जो किसी की मौत हो जाती थी तो वो किसको है जो कि कहां दफनाते थे, किस प्रकार से है जो कि दफनाते थे, उनके बारे में भी हम बात करेंगे साथियों। तो मैं आशा करता हूं कि किसी प्रकार की यहां तक जो भी हम लोगों ने पढ़ा है साथियों तो आपके किसी प्रकार की कोई डाउट्स वगैरह नहीं है साथियों। तो जो अंतिम संस्कार की हम बात करें साथियों तो आहड़ सभ्यता के जो लोग थे वो किस हिसाब से है जो कि दफनाते साथियों? आहड़ सभ्यता, आहड़ सभ्यता के जो लोग थे साथियों उस सभ्यता के उस संस्कृति के जो लोग थे, अंतिम संस्कार की बात करें किस प्रकार से करते थे साथियों? उसको जो कि जो भी शव हुआ करता था साथियों उसको उनका आपके कब्र खोदते थे। जैसे कोई कब्र खोद दी, ये कब्र का मतलब साथियों गड्ढा, गड्ढा खोद दी और उसके सर है जो कि साथियों उत्तर दिशा में, सिर उत्तर दिशा में रखते थे। ठीक है, अब ये ऊपर होती है ना उत्तर। अब हम बात कर सकते हैं साथियों तो यहाँ पे जो मिले शव है साथियों उनको जलाते नहीं थे, बल्कि क्या करते साथियों एक बड़ा गहरा गड्ढा खोद के उसके अंदर है जो कि दफनाते थे। मुंह किस दिशा में होता था साथियों? उत्तर दिशा में उनका मुंह होता था। और उनके साथ में हम कब बात कर सकते हैं साथियों कपड़े भी हुआ करते थे, आभूषणों के साथ में साथियों शव को गाड़ते थे। क्या करते थे? साथ में साथियों कपड़े भी गाड़ते थे, आभूषण जो जेवरात वगैरह जो भी साथियों उनके गहने थे उनको साथ में ही गाड़ते थे। ऐसा केवल यहीं के लोग करते थे, ऐसा अन्य कहीं पे हम लोगों ने है जो कि नहीं पढ़ा है साथियों। अब हम बात करें तो यहाँ के जो लोग थे उनकी प्रमुख विशेषता क्या थी साथियों? यही थी कि यहाँ के जो लोग हैं साथियों शव को जलाते नहीं थे, दफनाते थे। उनका सर है जो कि साथियों उत्तर दिशा में करते थे, साथ में आभूषण और उनके जो भी कपड़े हैं उनको साथ में दफनाते थे, यानी साथ में हम कह सकते हैं साथियों गाड़ देते थे। आहड़ सभ्यता की जो कृषि के बारे में बात करें तो आहड़ सभ्यता के लोग हैं जो कि प्रमुखतः कृषि से परिचित थे। और ऐसा है जो कि साथियों एक व्यक्ति था, हम कह सकते हैं गोपीनाथ शर्मा। कौन सा था? गोपीनाथ शर्मा ने यहाँ पर है जो कि रिसर्च किया है। तो कहा है कि फसल के दो प्रकार के यहाँ पे प्रमाण मिले हैं साथियों, आपके ज्वार और चावल के। चलो इसके बारे में थोड़ी बात कर लेते हैं साथियों। पहले आपके अंतिम संस्कार के बारे में थोड़ा सा लिखवा दूं।
यहां के लोग शव को जलाते नहीं थे, क्या करते थे? दफनाते थे। क्या करते थे? दफनाते थे। और उनके साथ में हम बात करें साथियों शव का, शव का मुंह है उत्तर दिशा में रखते थे। यानी बात कर सकते हैं साथियों शव का जो मुंह है वो किस दिशा में रखते थे? उत्तर दिशा में रखते थे। उसके बाद में हम कर सकते हैं साथियों उत्तर दिशा में उनका मुंह रखते थे और उस शव के साथ में दिशा में रखते थे। फिर बात करें शव के साथ में कपड़े व आभूषण, उनके जो भी आभूषण है साथियों किसी दूसरे के नहीं, उन्हीं के कपड़े व उन्हीं के जो आभूषण है वो साथ में गाड़ते थे, साथ में गाड़ते थे, यानी साथ में दफना देते थे। अब यहां पे हम बात करें साथियों तो इनके जो अंतिम संस्कार की तो बात है हो गई। और उसके बाद में साथियों कृषि के बारे में बात करें तो यहाँ की सभ्यता के जो लोग हैं क्या वह कृषि से परिचित थे? बिल्कुल थे साथियों। गोपीनाथ शर्मा ने ऐसा कहा है, आहड़ सभ्यता, आहड़ सभ्यता के लोग कृषि से परिचित थे, कृषि से परिचित थे। किसने कहा ऐसा? गोपीनाथ शर्मा ने कहा है, गोपीनाथ शर्मा ने कहा है। क्या कहा साथियों कि यहां के जो लोग इस सभ्यता के लोग हैं वो कृषि से परिचित थे। और यहां पे हम बात कर सकते हैं साथियों ऐसे प्रमाण मिले हैं कि दो प्रकार के, यानी जो फसल के सिर्फ दो प्रकार के हैं जो कि प्रमाण मिले हैं साथियों। यहां से दो प्रकार की फसल, यहां से दो प्रकार की फसल के प्रमाण मिले हैं, कौन कौन सी साथियों? जवार और चावल। कौन कौन सी? जवार और चावल। एक नंबर तो होगी जवार और दूसरी होगी चावल। कैसे याद करोगे साथियों? जैसे फौजी की फैमिली एक जो वीडियो है ना साथियों हम कह सकते हैं उसके अंदर जो एक गाना है ना, पीड़ो तो ओड मारी जच्चा पानी ने चाली, है ना। तो पीड़ो तो ओड मारी जच्चा, ओ से हो गया आपकी आड़ सभ्यता, ओड मारी जच्चा, जैसे हो गया जवार और चाय से हो गया चावल। पीड़ो तो ओड मारी जच्चा पाटे पर बैठी, ऐसे ना। तो साथियों आपके ओड मारी, ओ से आपकी आड़ सभ्यता हो गई और जच्चा से जैसे जवार हो गया और चा से चावल हो गया। बिल्कुल याद आ गया। अब हम यहाँ पे बात करेंगे साथियों तो यहाँ पे इस सभ्यता के अंदर जो लोग थे वह सिलाई व छपाई भी करते थे। यहाँ के जो लोग हैं सिलाई व छपाई का व्यापार भी करते थे, बल्कि जो मुख्य व्यापार का था तांबे से जो भी बर्तन वगैरह बनाना उनका मुख्य व्यापार था साथियों। इस सभ्यता के लोग यहाँ के लोग रंगाई व छपाई का व्यवसाय भी करते थे। व्यवसाय भी करते थे। उसके बाद में अगर हम पे बात करें साथियों तो यहाँ पे एक पद्धति साथियों, एक प्रणाली मानी जाती है चक्रव्यूह पद्धति। वो क्या होती है साथियों कि यहाँ के जो लोग हैं वो जल संग्रहण, वर्षा जल संग्रहण करने के लिए, पानी को स्टोरेज करने के लिए यहाँ के लोग हैं जो कि क्या करते हैं साथियों, एक 4 फीट गड्ढा खोद करके साथियों उसके अंदर है जो कि घड़े डालते थे साथियों। जार इससे हम बात करें यहाँ पे
वो कोई खास नहीं है साथियों। एक बार थोड़ी सी बात कर लेते हैं। 4 फीट गहरा ऐसे गड्ढा खोद के यहाँ पे है जो कि साथियों एक के ऊपर एक है जो कि ऐसे घड़े यहाँ पे है जो कि साथियों उसके अंदर डालते थे और उसमें है जो कि पानी का स्टोरेज वगैरह करते थे साथियों। तो साथियों मैं आशा करता हूं आज की ये जो हमारी सभ्यता जो भी हम लोगों ने पढ़ा है साथियों कैसा लगा, एक बार रिवीजन करवा दूं साथियों। आपको जो भी पढ़ा है साथियों मैं आशा करता हूं शानदार तरीके से आपको किसी प्रकार की कोई दिक्कत परेशानी नहीं रही है साथियों। एक बार फिर से थोड़ा सा देख लेते हैं इनके बारे में। चलो अब हम पढ़े साथियों तो राजस्थान की जो प्राचीन सभ्यता यानी आहड़ सभ्यता के बारे में हम लोग यहाँ पे बातें कर रहे हैं साथियों। तो ये जो आहड़ सभ्यता साथियों कहाँ पे आपके उदयपुर जिले के अंदर है साथियों। आहड़े जो आयड़ नदी के किनारे बसी है साथियों, आयड़ नदी के किनारे बसी है। अब इसके बारे में हम बात करें तो आपके आयड़ जो नदी है साथियों वह आपके कहां से निकल करती आती है साथियों, गोगुंदा जो कि आपके साथियों उत्तर दिशा में पड़ता है। किससे साथियों, ये आपके है जो कि उदयपुर से उत्तर दिशा में जो गोगुंदा की पहाड़ियों से निकल करके आती है। और जैसे ही साथियों उदयपुर के अंदर उदय सागर झील के अंदर ये जब गिरती है तो इसका नाम है जो कि साथियों क्या बन जाता है साथियों, इसका नाम बेड़च नदी के नाम से इसे जाना जाता है। और आयड़ जो नदी है साथियों बनास नदी की सहायक नदी है, इसलिए इसे जो कि बनास संस्कृति भी कहा जाता है साथियों। ऐसा किसने कहा है साथियों, HD सांकलिया ने इस सभ्यता को आपकी आहड़ संस्कृति और बनास संस्कृति का नाम भी इन्होंने दिया है। ये साथियों कितनी पुरानी सभ्यता है, 4000 आपके वर्ष पुरानी एक हम कह सकते हैं साथियों जो ताम्र युगीन सभ्यता मानी जाती है, ग्रामीण सभ्यता है। और इसके जो काल की एक बात करें साथियों, समय अवधि किस काल की ये सभ्यता साथियों, तो 1800 ईसा पूर्वी से 1200 ईसा पूर्वी काल की सभ्यता है साथियों। उसके बाद में हम बात करें साथियों तो इसके अंदर जो सबसे पहले खुदाई आपके 1953 के अंदर की गई साथियों, किनके द्वारा की गई उसके बारे में बात करेंगे। और 1956 के अंदर की गई। उसके बाद में आपके HD सांकलिया उनके द्वारा है जो कि साथियों आपके VN मिश्रा और HD सांकलिया के द्वारा साथियों 1961 से 62 के अंदर खुदाई की गई। और यहाँ पे हम बात करें साथियों तो इसका जो अन्य नाम है आपके ताम्रवती नगरी भी कहा जाता है, आघाटपुर भी कहा जाता है। और उसके बाद हम कह सकते हैं यहाँ के जो आघाटपुर क्यों कहा जाता है साथियों, यहाँ पे इस सभ्यता के अंदर एक दुर्ग मिला है जिसका नाम था आघाट दुर्ग। ताम्रवती की बात कर लेते हैं साथियों, यहाँ के जो लोग हैं उनका प्रमुख धंधा था तांबे को गलाना, उससे है जो कि महत्वपूर्ण प्रकार के उपकरण औजार बनाना। और तांबे की बड़ी बड़ी खाने भी यहाँ पे मिली हैं। और उसके बाद में हम बात कर सकते हैं साथियों यहाँ पे तांबे को गलाने वाली जो भटिया भी मिली है जो कि साथियों किससे बनी है, तांबे से बनी है साथियों। तो साथियों मैं आशा करता हूं जो महत्वपूर्ण जो बातें थी वो एक बार थोड़ी सी बात कर लेते हैं। यहाँ पे आहड़ संस्कृति यानी इसको जो कि इसके बारे में हम लोगों ने पढ़ लिया। और सबसे पहले इसका जो श्रेय है उत्खनन करने का जो श्रेय किसको दिया जाता है साथियों, HD सांकलिया ने यहाँ पे एक गड्ढा खोदा था साथियों 40 फीट। और उसके बाद में बात कर सकते हैं साथियों प्रथम उत्खनन करने का जो श्रेय है आपके किसको दिया जाता है साथियों, पंडित अक्षकीर्ति शर्मा को, नहीं सॉरी अक्षकीर्ति व्यास को, जो कि साथियों इन्होंने सबसे पहले आपके खुदाई है 1953 में की थी। और आपके RC अग्रवाल ने साथियों 1956 के अंदर की थी। उसके बाद में VN मिश्रा और आपके HD सांकलिया ने उन्होंने जो कि 1961 से 1962 के अंदर है जो कि खुदाई की थी साथियों। तो मैं आशा करता हूं साथियों आज का सेशन आप सभी को बहुत शानदार तरीके से समझ में आया होगा। नेक्स्ट पार्ट के अंदर यानी साथियों जो हमारे 2nd ग्रेड वरिष्ठ अध्यापक के साथियों जो सिलेबस के अंदर आपके राजस्थान प्राचीन इतिहास के अंदर हम कह सकते हैं साथियों सभ्यता से 4 आपके टॉपिक दिए गए हैं जिसमें हम बात कर सकते हैं जैसे कालीबंगा सभ्यता, आहड़ सभ्यता, बेरहाट सभ्यता और आपके गणेश्वर सभ्यता। अब इनमें से साथियों हम लोगों ने कालीबंगा सभ्यता के बारे में बात कर ली। और उसके बाद में हम कह सकते हैं हम लोगों ने जो कि आज आहड़ सभ्यता के बारे में पढ़ लिया। अब हम पढ़ेंगे बेरहाट और गणेश्वर सभ्यता। तो साथियों वो छोटे टॉपिक्स हैं, उन दोनों को साथियों मर्ज कर देंगे यानी दोनों को एक साथ हम पढ़ने की कोशिश करेंगे। फिर मिलते हैं साथियों नेक्स्ट टॉपिक नई जोश और जुनून के साथ। तब तक के लिए एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। बाय बाय, जय हिंद।